Hello friends, happy Janmashtami to all of you. Friends, I like to discuss about the history of Mahabharat, Lord Krishna on this occasion of Janmashtami. As you know, there is a renewed interest in our past history of India particularly because of the recent research and findings about our ancient civilizations, which has dispelled many myths. As you know, that we had two great epics or mythology, Ramayana and Mahabharata. So we are living in an era when lot of the mysteries or myths or mythology, the questions, mysteries have been solved. And as usual, the opinions are divided because of ये जो मिथक जो रचा गया था साल जो कि सदियों से और युगों से चला आ रहा था, वो जब मिथक जब उसका निवारण होता है तो बहुत से लोगों को कष्ट होता है। तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाता है। तो किसका धर्म खतरे पे है? सबसे बड़ा जो धर्म खतरे में है वो यहूदियों का नहीं है, क्योंकि यहूदियों का धर्म तो बहुत पहले खत्म हो गया। उसकी जगह क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट आ गए। फिर 18वीं शताब्दी में यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ तो चर्च की भी धज्जियां उड़ गई। तो इस्लाम, उसके बाद फिर क्या हुआ? इस्लाम आ गया। उसके बाद अभी जो मिडिल ईस्ट में जो रीसेंट वॉर्स हुए, उसमें जो नई नई फाइंडिंग्स हुई, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग जो पिछले दो तीन साल नहीं, एक डिकेड हो गया उसको भी, वो फाइंडिंग है एक नई सभ्यता जो हम लोगों को मिली, जो एलम सभ्यता। एलम मतलब अरेबियन गल्फ, जहां पे खत्म होता है। कहां खत्म होता है? इराक और कुवैत के बॉर्डर पे। तो वहां पर मेसोपोटामिया सभ्यता आपने सुना होगा, और दूसरी एक एलम सभ्यता, इलाम, ELAM, एलमाइट। तो ये जो इलेमाइट सभ्यता थी, ये ब्रॉन्ज एज की एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। और वाई इलेमाइट सभ्यता, उसका रीजन ये था कि वहां पर टिन मिलता था, टिन। तो ब्रॉन्ज एज में, ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन।
तो कॉपर तो बहुत जगह मिलता था, पर टिन जो है वो कुछ कुछ जगह पे मिलता था। टिन कहाँ कहाँ मिलता था? इलम एरिया में मिलता था, अर्मेनिया में मिलता था, ठीक है ना। कहाँ अर्मेनिया? जॉर्जिया के नीचे कैस्पियन माउंटेन्स रेंज में, जहां जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब है, कॉकेशस रीजन। तो ये एलेमाइट जो थे, इनका ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, बीच में ईरान, ईरान के एक साइड में इलेमाइट, दूसरी साइड में इंडस वैली, इनके बीच में जो ट्रेड होता था, तो बिल्कुल ठीक बीच में अरेबियन गल्फ में, जहां आप देखोगे दुबई निकलता है, दुबई का चोंच, तो उसके थोड़ा ऊपर एक जगह मिली पूरी सिविलाइजेशन, और इतने आर्टिफैक्ट्स मिले। कोई वहां पर नदी है, उसमें फ्लडिंग हुआ, फ्लडिंग के बाद पहले तो सूखा पड़ता है, फिर उसके बाद फिर फ्लडिंग हुआ, तो फ्लडिंग के बाद जब वाटर रिसीड हुआ, तो बहुत सा जो ऊपर का जो सिल्ट वगैरह लेकर जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, फिर उससे जो है अंदर दबी हुई जो सभ्यता निकल के आई, उसमें बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसको कि वहां के लोगों ने स्मगल करना चालू कर दिया। 2018 तक ये स्मगल होता रहा। तब जाके लोगों को ये लगता रहा कि ये सब तो आर्टिफैक्ट्स जो है ये सही में कोई पुरातत्व पुरानी कोई आर्टिफैक्ट्स हैं कि ये फोर्जरी है। तो बहुत समय तक तो लोग सोचते रहे ये सब फोर्जरी है, ऐसे ही चल रहा है सब। लेकिन फिर जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने उसको स्टडी किया कि नहीं, ये तो बहुत पुराना लग रहा है, कोई बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन के संकेत मिल रहे हैं, तब जाके ईरान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टडी की, तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन किस समय की है, 4000 साल पुरानी, इलेमाइट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, और इंडस वैली के बीच के जो व्यापार होता था उसको कनेक्ट करती हुई। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब तो बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका है। ब्रॉन्ज एज क्या है, आयरन एज क्या है, ब्रॉन्ज एज के वेपन्स क्या होते थे, आयरन एज के वेपन्स क्या होते थे, रथ जो टेक्नोलॉजी जो थी उसमें पहले रथ होते थे ब्रॉन्ज एज में। फिर आयरन एज में आते आते क्या हुआ, रथों की जगह घुड़सवारी चालू हो गई। लोगों ने डायरेक्ट वो जो वाइल्ड हॉर्सेस होते थे, वो हॉर्सेस, आप उसे पोनी मत समझिएगा कि छोटा सा पोनी है उसके ऊपर चढ़ के और कूदो, कुछ भी करो। These were the wild horses of Central Asia, which were very difficult to control and ride, और काफी ऊंचे होते हैं। फिर उन पे घुड़सवारी करना ही बहुत मुश्किल होता है। फिर घुड़सवारी करके उसके ऊपर से आप अटैक करो दूसरे के ऊपर, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। और वो आप जैसे पोलो देखा होगा, हॉर्स पोलो खेलते हैं लोग, घोड़े के ऊपर बैठ के आप एक बॉल को मारोगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए। तो वो कंट्रोल कब पैदा हुआ, जब आपने देखा होगा कि घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए एक सैडल होता है जिसके ऊपर बैठते हैं। अगर वो सैडल की डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो आप अपने को संभालने में ही लगे रहोगे, तो आपका एक हाथ अपना एंगेज रहेगा घोड़े को कंट्रोल करने के, उसकी लगाम पे, ठीक है। तो आप एक हाथ से लगाम पकड़े रहोगे तो आप क्या एक ही हाथ से युद्ध करोगे क्या? लगाम पकड़े पकड़े कैसे युद्ध करोगे? तो आपने देखा होगा अगर जिसने भी घुड़सवारी करी है कि अपना पैर जो है नीचे एक फंसाते हैं लोहे के उसमें, तो लोहे का नीचे जो फंसाते हैं उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया लोगों को। वो जब इजाद हुआ, कब इजाद हुआ? आयरन एज में।
तो आयरन एज में मेजर डेवलपमेंट क्या हुए, खाली लोहे के तीर नहीं बने, उसके पहले कौन से तीर यूज करते थे लोग? बेंतों से बेंत होती थी, बेंत, बेंत के ऊपर लोहा लोहा या ब्रॉन्ज लगाकर उसका तीर बनाया जाता था, ठीक है ना। और जो धनुष बनाए जाते थे वो धनुष बहुत बड़े होते थे, क्योंकि उसको मोड़ने की, वो जो लकड़ी जो या जिसके भी बनते थे वो उसको मोड़ नहीं सकते थे। जैसे आपने धनुष का आकार देखा हो मॉडर्न, है ना, ये मुड़ा हुआ होता है दोनों साइड से, तो कोई हार्ड लकड़ी होगी तो उसको आप मोड़ोगे कैसे? तो दो तीन मेजर डेवलपमेंट आयरन एज में आते आते क्या हुए, धनुष की टेक्नोलॉजी, जब आयरन का डेवलपमेंट हुआ और धनुष जब इन्होंने बनाने चालू किए तो कंपोजिट मटेरियल के बनाने चालू किए। कंपोजिट मटेरियल में कई चीजें मिक्स करी जाती हैं कि बीच में कोई मेटल का पीस होगा, फिर कहीं बेत लगी होगी, कहीं कुछ लगा होगा, ठीक है ना। और वो बहुत मजबूत होना चाहिए, मजबूत कि आप सोचो कि उसमें जितना टाइट होगा ये पीछे उसकी रस्सी। आपने सुना होगा कि धनुष यज्ञ रामायण में राम जी ने जो शिव धनुष तोड़ा, तो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको मोड़ना पड़ेगा। अब वो इतना हार्ड डंडा टाइप का है कि उसको आप मोड़ोगे कैसे? और मोड़ोगे अगर जरा भी मोड़ा तो टूट जाएगा, जैसा हुआ। राम जी ने जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करी तो वो टूट गया, क्योंकि वो मुड़ तो सकता नहीं, ब्रिटिल तो है नहीं, वो ब्रिटिल है बिल्कुल, कोई उसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। तो वो प्लास्टिसिटी है, सॉरी, डक्टिलिटी नहीं है कि वो मुड़ जाए। सो तो वो धनुष इतना रिजिड, इतना ब्रिटिल कि उसको जरा भी आपने मोड़ने की कोशिश करी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तो टूट गया। वो बिल्कुल सीधा सा प्रमाण है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट रामायण काल वॉज इन द ब्रॉन्जेस। क्लियर? अब महाभारत जो है वो ब्रॉन्जेस के बाद, 1200 बीसी के बाद, बिल्कुल क्लियर। क्यों? महाभारत काल में जो धनुष यूज हुए, महाभारत काल में घुड़सवारी के पूरे प्रमाण मिलते हैं। रामायण काल में, रामायण के युद्ध में कोई घुड़सवारी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। रथ मिलता है, इंद्र का रथ मिलता है, और वो रथ भी लिमिटेड मिलते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ब्रॉन्ज आयरन एज में कभी महाभारत हुई थी। क्यों? क्योंकि घुड़सवारी लोग करने लगे थे। घुड़सवारी कैसे पॉसिबल हुई? वो सैडल की डिजाइन ऐसे कि उससे हमें इन वाइल्ड हॉर्सेस के ऊपर चढ़ के भी हमारा बैलेंस इतना अच्छा हो गया, पैर हमने ऐसी जगह फंसा लिया मेटल के पीस में कि मेरा पूरा बॉडी का बैलेंस, मेरे दोनों हाथ फ्री हो गए, ठीक है ना। तो स्मूथ राइड जैसी हो गई, स्मूथ राइड हो गई, और बहुत फास्ट हम चला के भी कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं अपना, और निशाना लगा सकते हैं। आप सोचो, अगर घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा हो तो टक 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 तो कैसे उछलता है, तो वैसे आप उछलता है तो उसमें आप निशाना लगाओ किसी को तो कहां का कहां चला जाए। पर वो वाइल्ड हॉर्सेस के ऊपर और तेजी से अटैक करते हुए भी वो लोगों का बैलेंस, दूसरा जब धनुष बहुत बड़ा हो तो धनुष को आप जो है संभालने में ही आपको दिक्कत होगी। अब धनुष छोटा हो गया, वो मुड़ के बहुत रिजिड बन गया, और उसका वायर का टेंशन इतना ज्यादा हो गया कि उसका मारक क्षमता जो है बहुत दूर तक भी हम तेज फेंक सकते, मिसाइल की तरह।
ये एक चीज हुई। फिर क्या हुआ, आयरन एज में आते आते हम लोगों ने घोड़े के ऊपर भी कवच लगा दिया। अब घोड़े को भी नहीं मार सकते ये लोग। तो ये बिल्कुल टैंक की तरह हो गया। आजकल का जो मॉडर्न टैंक्स होते हैं वो घोड़ा का टैंक में परिवर्तित हो गया, समझ लीजिए। तो वो टेक्नोलॉजी किसके पास आ गई? वो टेक्नोलॉजी आ गई जिनको हम लोग स्कीथियंस बोलते हैं। ये स्कीथियन लोग जो थे, ये कौन थे? ये साउथ साइबेरिया से आए हुए, तरीम बेसिन से आए हुए, अल्टाई माउंटेन आपको मालूम है, अल्टाई माउंटेन, नॉट तरीम बेसिन, तरीम बेसिन तो हो गया जिनजियांग प्रोविंस आपको तो ये ज्योग्राफी में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेंट्रल एशिया किसे कहते हैं? जो कि यूरल माउंटेन से लेकर अल्टाई माउंटेन के बीच का एरिया। जब आप मॉस्को से ट्रांस साइबेरियन ट्रेन लोगे जो कि चाइना तक जाती है बाय द वे, सो एक ट्रेन मॉस्को से लेकर रशिया से और चाइना तक 8,000 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तो वो करीब 5,000 किलोमीटर चल के मॉस्को से 3-4 दिन में उरल माउंटेन को क्रॉस करती है। तो उरल माउंटेन के वेस्ट में जो होता है उसको यूरेशिया बोलते हैं, सॉरी, यूरेशिया, राइट। तो यूरल माउंटेन कहां पर है? एरल सी के ऊपर उरल माउंटेन्स हैं। तो एरल सी के बगल में नीचे आएंगे साउथ में तो क्या है? कैस्पियन सी है, और उसके बाद कैस्पियन माउंटेन्स और ब्लैक सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकेशियस माउंटेन्स। ठीक है। तो फिर उरल माउंटेन्स आ गया। उरल माउंटेन्स से एशिया चालू हो जाता है, सेंट्रल एशिया जिसे बोलते हैं, और अल्टाई माउंटेन तक, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। करीब 2,000 किलोमीटर होगा। उसके बाद अल्टाई माउंटेन के ईस्ट में आप जाओगे तो ईस्टर्न साइबेरिया, और नीचे जाओगे उसके तो मंगोलिया। मंगोलिया जिसको कि जोंगनू, GNU बोलते थे ना, ग्नू प्रदेश या मंगोलिया। ठीक है। सो मंगोलिया से मंगोल आए थे बाद में। ठीक है। पर हमारा कंसंट्रेशन किधर है? हमारा कंसंट्रेशन है सेंट्रल एशिया, which is the region, one side Ural Mountains, other side Altai Mountains in the north, और साउथ में एरल सी, उरल माउंटेन के नीचे एरल सी, और अल्टाई माउंटेन के नीचे आता है, याद रखिए, अल्टाई माउंटेन के नीचे आता है सुमेरु पर्वत और मेरू या पामेर माउंटेन्स। और उसके बाद तीसरा माउंटेन जो आता है पामेर के नीचे साउथ में, वो आता है हिमालय। अल्टाई पर्वत, पामीर माउंटेन साउथ में, उसके नीचे थर्ड जो श्रेणियां हैं उसको हम लोग हिमालय कहते हैं। तो ये जो रीजन, जो सेंट्रल रीजन है, और नीचे क्या आ गया? एरल सी। और जो रिवर्स जो निकलती हैं, जो मेरू पर्वत से जो रिवर निकलती है उसको ऑक्सिस रिवर बोलते हैं, या अमू दरिया। और जो मेरू पर्वत से और जो एक नदी निकलती है उसको बोलते हैं सरस्वती, हा का सा। अब ये सा का बहुत ज्यादा अच्छा टाइमोलॉजी है कि हा का सा कैसे बना और सा का शाह कैसे बना, शाह शलजम वाला शाह संस्कृत का। तो ये हमें समझना है। क्या बोला मैंने? एरल मेरू पर्वत से, पामीर माउंटेन से एक अमू दरिया निकलती है जो कि किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और इधर इंटर करती है तुर्कमेनिस्तान में, और किधर जाती है? एरल सी में जाके मिलती है। और ये किधर हो गया? ये जितने तान स्टेट्स हैं
इसको बोलते हैं तुर्क स्टेट, तुर्कमेनिस्तान। तो ये पूरा एरिया जितने तान स्टेट्स हैं इनको बोलते हैं तुर्क। याद रखिएगा, तुर्क भाषा कौन सी है, आप कहीं टर्की ना पहुंच जाइएगा। टर्की बहुत बाद में पिक्चर में आया, और टर्की लैंग्वेज जो है उसका इवोल्यूशन बिल्कुल अलग हुआ। जब हम लोग तुर्क बोलते हैं तो तुर्क कौन सा एरिया है? ये स्तान एरिया है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है ना। उज्बेकिस्तान में ही सारा समरकंद वगैरह है, जहां से तैमूर लंग वगैरह सब आए थे, ठीक है ना। उसके ऊपर कजाकिस्तान। तो ये पूरे तान एरिया में जो लैंग्वेज चलती है उसको हम लोग तुर्क बोलते हैं, तुर्क लैंग्वेज। और ये तुर्क लैंग्वेज पे पर्शियन लैंग्वेज का बहुत प्रभाव रहा है। तुर्किश लैंग्वेज, ये सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, तो आप समझ गए तुर्क कौन सा रीजन है और मंगोल कौन सा रीजन है। मंगोलिया मैंने बता दिया, अल्टाई माउंटेन के ईस्ट में जो है रीजन, तो उसमें जो एडजेसेंट रीजन जो है उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान, जो मेरू पर्वत के दूसरे साइड वाला रीजन है ईस्टर्न साइड में, उसको बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस, लद्दाख के बगल वाला, जहां से चाइना घुसपैठ करता था, जहां पे यूगिर मुस्लिम्स जो हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो यूगिर मुस्लिम्स, तजाकिस्तान में एक ताजिक मिलिटेंट्स हैं, फिर अफगानिस्तान में तालिबान है। ये एक बफर जोन है इंडिया और चाइना के बीच। सो ताजिक मिलिटेंट्स आर आस्किंग, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं थोड़ा, सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू कर्ब एट्रोसिटीज ऑन यूगिर मुस्लिम्स। यूगिर मुस्लिम्स बोलते हैं कि लाखों यूगिर मुस्लिम जो हैं वो चाइना के जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको वो ट्रेनिंग कैंप्स बोलते हैं, और वहां पर बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है यूगिर मुस्लिम के ऊपर। कहां पर? जिनजियांग प्रोविंस, लद्दाख के बगल में, मेरू पर्वत के दूसरी साइड। अब ये जो प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस, जिसमें कि इनकी मेन सिटी जो है काशगर, ये इसको आप एंशियंट काशी समझिए, काशी, काशगर। ये बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, और हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है काशगर, बल्कि एंशियंट काशी, काशी समझिए इसे। यहां से यूची लोग, वहां पे जो लोग रहते थे ट्राइब्स, उसमें यूची ट्राइब, चाइनीज लोग बोलते थे यूची। वो यूची लोग जो माइग्रेट होके, जब मंगोलों ने उन्हें खदेड़ा, तो ये यूची ट्राइब्स जो थी ये किधर आई? ये वो माउंटेन, अल्टाई माउंटेन रेंज वगैरह क्रॉस करके ये घुसी इधर, किधर? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस साइड। तब इनको हम लोग ने कुषाण बोलते थे, कुषाण, कुषाण्स। तो कुषाण का जो आपको राजा था कनिष्क, ये कब था? कनिष्क 100 BC, जस्ट बिफोर क्राइस्ट। तो ये कुषाणों की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी बताने लग गया था, बिना ज्योग्राफी समझे। अभी आपको अमुदरिया किधर है, पामीर माउंटेन से दूसरी रिवर जो निकलती है, जिसको बोलते हैं, बहुत सी रिवर्स निकलती हैं और वो सब निकल जाती हैं हेलमंड, हेलमंड रिवर उसे बोलते हैं इंग्लिश में।
हिंदी में बोलते हैं हरस्वती। वो हरस्वती जो है वो ऋग्वेदिक जो बैक्ट्रिया मर्जियाना एंशियंट कॉम्प्लेक्स, जो कि बल्ख रीजन में अमू दरिया के पास में हमें कौन सा सिविलाइजेशन मिला? BMAC, बैक्ट्रिया मर्जियाना। बैक्ट्रिया जिसको बल्ख बाद में अलेक्जेंडर ने उस पर राजधानी बना ली थी, और वहां की राजकुमारी रुखसाना से उसकी शादी हो गई थी। तो थोड़े समय तक वो वहां पे जम गया शादी के बाद। फिर वो, लेकिन वो वैसा मजनू नहीं था कि हम बस अब वहीं पे टिके रहेंगे। फिर उसने सोचा इंडिया पे अटैक करने की। तब वो अफगानिस्तान में आया। तो ये इसके अफगानिस्तान के साउथ में कौन कौन सी सिटीज हैं? वही गांधार, काबुल। ठीक है। नॉर्थ में कौन सी है अफगानिस्तान में? मर्जियाना, जिसको मजार शरीफ बोलते हैं। ये पूरा रीजन जो है, तो थोड़ा सा मैं अब कनेक्ट करता हूं हिस्ट्री को। अभी तो ये मेरी ज्योग्राफी हो गई। मैंने बताया हेलमंड रिवर, जो कि पामीर माउंटेन से निकल के, और उधर एक रिजर्वायर है ईरान के पास में, समुंदर समझ लीजिए, जहां बहुत सी नदियां आकर, कौन सी नदियां, अलग अलग धाराएं पामीर माउंटेन से जो नदियां आ रही हैं वो उधर आके मिलती हैं। और ऐसे रिजर्वायर को, बहुत बड़े स्रोत को, जहां पर बहुत सी नदियां आके मिले, उसको बोलते हैं समुंदर। समुंदर मतलब वो ओशन मत समझ लीजिएगा, है ना, कि अरब ओशन की बात हो रही है। यहां पर समुंदर मतलब है जहां पर बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं। और ये समुंदर कौन सा है? जहां पे हेलमंड रिवर आके मिलती है, हेलमंड रिजर्वायर, ईरान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे। तो ताराकोरम जो हिंदू कुश माउंटेन है, वो ताराकोरम की जो रेंजेस हैं, उसको क्रॉस करके सब लोग, तुर्क लोग भारत में एंटर करते थे। अब तुर्क लोग जब हम बोलते हैं, तुर्क भाषा बोलने वाले, तो उसमें बहुत सी प्रजातियां हैं। अब हम उन प्रजातियों की बात करेंगे, और वो प्रजातियां भारत में कैसे आई, अलग अलग प्रजातियां, और वो भारत में कैसे घुल मिल गई। ब्रॉन्ज एज में जो माइग्रेशन हुआ उसी रीजन से, BMAC कॉम्प्लेक्स से, बैक्ट्रिया मर्जियाना कॉम्प्लेक्स से, दो सिटी जो थी, बैक्ट्रिया और मर्जियाना, ये जो दो सिटी थी, यहां से, यहां पर आर्यन लोग रहते थे, जहां पे ये ऋग्वेद का इलाका था, जहां पे ऋग्वेद लिखे गए। वहां से 1800 BC, 1500 BC तक बहुत सा माइग्रेशन हुआ आर्यन का। वैदिक, देवर वैदिक पीपुल। एक ब्रांच आई इंडिया में, दूसरी गई ईरान में, इराक में, अर्मेनिया में। ये ईरान, इराक, अर्मेनिया, आर्यन, आर्यावर्त, जिस उस समय उसको आर्यावर्त कहते थे इंडिया को। तो आर्यावर्त, ईरान, इराक, ईरान, आर्मेनिया, ये सारे जो है जगह, ये आर्यन लोग फैले। क्लियर? उन कंट्री के नाम भी उन्हीं के ऊपर हैं। तो जो उनको, जो हम लोगों ने ऋग्वेद में जो लिखा, जो ईरान की तरफ गए उनको हम लोगों ने असुर कहा, और जो उनकी वो ठीक है, और जो इंडिया की तरफ आए वो आर्यन कहलाए, असुर कहलाए। ठीक है। तो सुर असुर एक भाई भाई, ठीक है, ये क्लियर। उस समय कोई आपस में ऐसा नहीं कि असुर मतलब कोई राक्षस या ऐसा कुछ। जोरास्ट्रियंस, तो जोरास्ट्रियंस की जो लैंग्वेज है अवेस्टा, उस पे उनका जो लिटरेचर मिलता है, उनके देवी देवता जो हैं, और वैदिक, ये बिल्कुल डुप्लीकेट, सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर लैंग्वेज। वेस्टर्न लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज आर सिस्टर लैंग्वेजेस, राइट।
तो वेस्टर्न लैंग्वेज में जिसको हा बोला जाता है हरस्वती, उसको संस्कृत लैंग्वेज में हा का सा हो जाता है सरस्वती। ये एक चीज। अब जब हम लोग संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं तो एक होती है वैदिक संस्कृत और दूसरी है क्लासिकल एज, राइट। जैसे इंग्लिश इज जर्मैनिक लैंग्वेज। जर्मैनिक लैंग्वेज मतलब उसमें लैटिन, जर्मनी, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत, ये तीनों मिक्स। फिर आ गया क्लासिकल इंग्लिश पीरियड, राइट, जब इंग्लिश का जन्म हुआ। तो प्रोटो इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मैनिक लैंग्वेज, जो कि मिक्स ऑफ ग्रीक, लैटिन, संस्कृत। उसी तरह जो वैदिक जो संस्कृत थी, वो पाणिनि वाली संस्कृत मत समझिए। पाणिनि के काल में वो क्लासिकल पीरियड था, जबकि संस्कृत अपने मूल रूप में आई। तो उससे क्या हुआ, बहुत से नए नए अक्षर पैदा। अक्षर कैसे पैदा हुए? सा, शा, खा, सा, शा, शाह, छत्रज्ञा। तो ये सा, सा, शाह, 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 खा, इसको वैसा षटकोण वाला शाह जो बोलते हैं, या खटकोण, बहुत से लोग खटकोण बोलते हैं उसे। तो ये षटकोण, खटकोण, जो भी बोलिए उसे, शाह, शलजम वाला शाह, फिर षटकोण वाला शाह, हा, छत्रज्ञा, छत्रज्ञा, ये क्षत्रिय, त्रेता, ये सब जो अक्षर हैं, ये लास्ट वाले जो अक्षर हैं, ये संस्कृत में कब जुड़े? बाद में आके जुड़े, पाणिनि काल में। वैदिक संस्कृत समय में, जिस ब्रॉन्ज एज में, ये सब अक्षर नहीं होते थे। सा होता था, सा, सिपाही वाला सा, ठीक है। जैसे अशोक, हम लोग जिसे अशोक बोलते हैं, अशोक, उसे अशोक बोलते थे। अशोक के जो अशोक, राजा अशोक का जो पिलर्स में नाम है पाली लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज और लिपि कौन सी? और प्राकृत लैंग्वेज और लिपि पाली। तो पाली के जो अभिलेख जो मिले, शिलालेख जो मिले, जिनपे कि राजा, उसमें राजा अशोक लिखा है, अशोक नहीं लिखा है। तो बाद में जाके वो अशोक होता है, पाणिनि काल के बाद में। उसके पहले शाह होते ही नहीं था। तो ये बिल्कुल समझने की है। अब ये जो आयरन एज की बात कर रहा हूं मैं, आयरन एज में असीरियन आए, नियो असीरियंस, नियो बेबीलोनियन, नियो, सबसे पहले 900 बीसी न्यू असीरियन। कहां से आए? वही कैस्पियन रीजन से। उसके बाद नियो बेबीलोनियन। बेबीलोन आपको मालूम है, इराक इलाके में, जहां हैंगिंग गार्डन है, जो कि जोरास्ट्रियन लोगों ने ही बनाया था, लिबरल्स ने, और जहां पर हम्मुराबी का शासन होता था। हम्मुराबी ने इजराइल से सारे स्लेव्स मंगाकर, यहूदियों से, फिर अब्राहम का माइग्रेशन होता है बेबीलोन से इजराइल में 1800 बीसी। फिर वो 1800 बीसी में जो इजराइल के जो स्लेव्स जो है इजिप्ट में भी काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर उन्होंने पहला लेटर, पहला अल्फाबेट खोजा था, बी। उन बाल, उनके जो गॉड बाल होते थे। तो खैर फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। तो अर्मेनियन लैंग्वेज का, अरामाइक लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ? 1800 बीसी में, बाय दिस स्लेव्स हु आर वर्किंग इन इजिप्ट, इन द रिमोट, पहाड़ियों पर, गुफाओं में। उनका कोई रिक्रिएशन का साधन नहीं होता था वहां पर। तो उसके बाद फिर एक्सोडस, ग्रेट एक्सोडस 1200 बीसी में, है ना, मोसेस। सो मोसेस ने फिर यहूदी धर्म की स्थापना करी। फिर सोलोमन का किला बना 1000 बीसी में।
तो ये सब यहूदियों की हिस्ट्री है। और मोटा मोटा ये कि इजिप्शियन हिस्ट्री जो है, इजिप्शियन लोगों का या अफ्रीकन का प्रभाव वो पूरे रीजन में, रामसेस द टू वाज द ग्रेट रूलर, उसका इन्फ्लुएंस इजिप्ट से लेकर लेवेंट रीजन से लेकर पूरा सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल से लेकर टर्की से लेकर जो बाइजेंटाइन रीजन है, पूरा इटली, ग्रीस तक। सो ग्रीस वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अफ्रीका, ग्रीक सिविलाइजेशन। फिर क्या हुआ कि मैसिडोनियन रीजन जो है वो स्ट्रांग हुआ, वहां का राजा। सो अलेक्जेंडर वाज द मैसिडोनियन 300 बीसी में। पर हम 300 बीसी में अभी नहीं है, अभी हम बात कर रहे थे नियो असीरियन की 900 बीसी, और उसके बाद नियो बेबीलोनियन की। उसके बाद 550 बीसी में अकमेडियन, ये अकमेडियंस जो ईरानी, पारसी सॉरी, उस समय पारसी, ईरान नहीं, पर्शियंस, साइरस द ग्रेट 550 बीसी। अब ये साइरस द ग्रेट किसने मारा? जो असीरियन और बेबीलोनियन खत्म 600 बीसी तक। 600 बीसी में कौन आ गए? स्किथियंस आ गए। अब ये सब अलग अलग ट्राइब्स हैं, असीरियन, बेबीलोनियन, स्किथियंस। सो स्किथियन की जो किंग लेडी होती थी, उस लेडी ने, रानी ने साइरस द ग्रेट को मार दिया। अब ये जो स्किथियंस थे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये स्किथियन कहां से आए थे? वहीं से आए थे, अल्टाई माउंट, साउथ ऑफ साइबेरिया, अल्टाई माउंटेन से ही। और ये पूरे सेंट्रल एशिया, खाली सेंट्रल में एशिया से लेकर और यूरेशिया तक, पूरे इस एरिया में 4000 किलोमीटर एरिया, इसमें इनकी अलग अलग ट्राइब्स होती थी, फैले हुए थे। तो ये स्किथियंस कौन थे? राजा ययाति के 5 पुत्र। ये राजा ययाति के जो 5 पुत्र हैं, यही सब जगह फैले थे एज पर अवर स्क्रिप्चर। उसमें जो इंडिया जो पुत्र आए, पुरुवंशी, राजा पुरु, राइट, और उधर जो चले गए तो उनके नाम पे आपको मालूम है, कश्यप ऋषि आपने सुना है, राजा ययाति की पत्नी के बारे में आप पढ़िए, उनकी प्रेम कथाओं के बारे में पढ़िए, और शुक्राचार्य के बारे में पढ़िए। शुक्राचार्य की शर्मिष्ठा, उनकी पुत्री, जो कि दासी बन गई थी। ययाति की दासी थी। कैसे दासी बनी? फिर वो दासी पुत्र, उससे उनका कैसा अफेयर हुआ ययाति का? तो ये ययाति जो हैं, इनका शुक्राचार्य, और ये बेसिकली इन्हीं के 5 पुत्र जो हैं, यूरोप से लेकर सब एरिया में, ईरान, फिरान, इंडिया, फिंडिया, चारों तरफ इनके 5 पुत्र फैल गए। साम्राज्य इनका, कॉन्फेडरेशन जिसे बोलते हैं। इनको महागेटे या महागेटे, गेटे इज नाउ जी, जे इज सेम। जैसे सा और हा की बात करी थी, और वैसे ही जी एंड जे इज सेम। जिसे हम लोग जाट बोलते हैं, वैसे ही गेट, गोथ, गेट, जाट, जुत्र, जट्ट, ये सब अलग अलग अपभ्रंश हैं सेम लोगों के। ये जाट लोग बेसिकली कौन है? ये जाट लोग जो हैं, वही आर्यंस हैं जो कि ब्रॉन्ज एज में इंडिया में आए, और आयरन एज में जिनके राजा ययाति के जो पुत्र हैं, वो 5 जगह, असीरियन, बेबीलोनियन, स्किथियंस, शकास, ये सब अलग अलग ट्राइब्स के नाम हैं। यूचीज, कुशानास,
एंड पार्थियंस, पहलवास, जिनको हम लोग गुज्जर प्रतिहार भी जानते हैं। अब ये गुज्जर प्रतिहार प्रजाति, जिसमें राजा भोज हुए, बहुत से लोग इनको यूची भी जब समझते हैं, बहुत से लोग इंडो पार्थियन बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग जो है अर्मेनिया से आए। सॉरी, जॉर्जिया से आए। जॉर्जिया, गुज्जरिया, गुज्जर, जॉर्जिया, गुज्जर। मैंने बोला G and J एंड गा, गा। अब आप मालूम है जी का प्रोनाउंस दो तरह से होता है, एक तो गा बोलिए या जी बोलिए। गा हिंदी में बोलेंगे तो गा ही बोलेंगे ना, तो जॉर्जिया को क्या बोलेंगे? गुज्जरिया, गुज्जरिया, गुज्जर। तो कुछ लोग मानते हैं गुज्जर लोग थे, जॉर्जिया से आए। कुछ बोलते हैं इंडो पार्थियन थे, कुछ बोलते हैं यूची लोग थे, कुषाण। तो भैया आप चाहे उन्हें जॉर्जिया से आए बोल लो, इंडो पार्थियन बोल लो, शकाज बोल लो, हैं तो वो सब राजा ययाति के ही फैले हुए ना, वही लोग तो हैं। अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स, बट उनका ओरिजिन तो एक ही है, साउथ ऑफ साइबेरिया। राजा ययाति के पुत्र हैं। ये गुज्जर प्रतिहार लोग, जिन्हें पहले जाट भी बोलते हैं, इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में बहुत सी यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे आपको, मैंने डिस्कस भी किया है। और इन्होंने साइरस द ग्रेट को हरा दिया। अकामेडियंस जो है उनका एम्पायर 450 बीसी तक खत्म। डरियस द टू के बाद फिर क्या हुआ? फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बल्क में, बैक्ट्रिया में अगेन अपनी राजधानी बनाई, रुखसाना से शादी करी। फिर वो आया, उसने अटैक किया इधर ताराकोरम पार करके सियालकोट के एरिया में, और रावी रिवर के पास में राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ। पोरस कौन? वही जाट राजा, जाट जो बोलिए आप। और उसके बाद आपको मालूम है कि वो लौट गया युद्ध के बाद। उसके बाद उसका सेल्यूकस, उसने राज्य पूरा ले लिया। सो ईरान में सेल्यूसिड एम्पायर चालू हो गई 300 बीसी। इधर क्या थी इंडिया में? मौर्यन एम्पायर थी। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को फॉलो करता था। उसने जब रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वो जैन मतलब कि रिटायरमेंट के बाद वो सन्यासी ले ले, तब उसने बिंदुसार को अपना राज्य सौंप के। बिंदुसार कौन? उसकी दूसरी जो पत्नी थी, जो बुद्धिस्ट थी, उससे जो पैदा हुआ लड़का बिंदुसार। ठीक है। ये जो सेल्यूकस की बीवी, जो यूनानी जो बीवी थी, उससे पैदा हुआ नहीं था वो बिंदुसार इंडियन जो उसकी वाइफ थी बुद्धिस्ट, उससे पैदा हुआ लड़का था। ठीक है ना। अशोक भी जो है वो इंडियन, वो यूनानी, उसकी मदर नहीं थी अशोक की। ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री है। फिर चाणक्य कहानी में, चाणक्य के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बोलते हैं चंद्रगुप्त को, मौर्य को, वो पॉइजन देता था, स्लो पॉइजन खाने में। क्यों? उसके भले के लिए, कि उसके ऊपर पॉइजन का असर ना करे। तो अब उसको धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए उसको खाने में पॉइजन देता था मिला के।
तो एक दिन क्या हुआ कि वो खाना जो है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को खाना था, उसकी बीवी ने खा लिया और मर गई। कौन मर गई? बिंदुसार की। अब जो मर गई तो उस बच्चे को बचाया गया किसी तरह, बिंदुसार को। अब बिंदुसार बच गया, उसकी बीवी, उसकी मदर मर गई, चंद्रगुप्त की पत्नी। तो बिंदुसार जब बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि ये, उसको पॉइजन से मरी, और पॉइजन दिया चाणक्य ने। तो उसने फिर चाणक्य को जेल में डाल दिया। बहुत बुढ़ा हो चुका था तब तक चाणक्य। फिर उसको जब पता चला कि भाई वो, उसका इंटेंशन जहर देने का नहीं था, उसका इंटेंशन कुछ और था, तो उसने माफी मांगी। पर तब तक चाणक्य ने बोलना उलना बंद कर दिया था। उसने डिसाइड कर लिया था, जैसे कि उस समय होता था कि लोग अपनी मृत्यु के पहले खुद ही वो, दे कुड इनवाइट देयर डेथ, या इसे समाधि बोल लीजिए। बुद्ध मॉन्क, जैनी मॉन्क, इनके पास ऐसी पावर होती थी कि दे कुड खाना पीना छोड़ दे। खाना पीना छोड़ के आदमी धीरे धीरे मर जाता है। पानी भी छोड़ दे, फिर धीरे धीरे वो, दे इनवाइट देयर ओन डेथ। तो चाणक्य ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड टू लीव। तो वो हो गई कहानी चाणक्य की खत्म। ये इधर है। तो अशोक के एम्पायर तक 250 बीसी तक, उधर सेल्यूसिड एम्पायर, और इधर मौर्यन एम्पायर, यूनानी लोग। तो कोई भारत में आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा जंप मार गया ना। असीरियन काल में क्या हुआ? हम लोग आयरन एज की बात कर रहे थे, तो महाभारत इसमें कब हुआ? तो जो हम लोगों के स्क्रिप्चर्स में जो है लिखा हुआ, उसमें दशराज युद्ध है का मेंशन है। दशराज युद्ध मतलब 10 ट्राइब्स जो होती थी, वही अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर, हेलमंड रिवर के मुहाने पर, राइट। तो वहां पर 10 ट्राइब्स होती थी। इसमें से 5 वैदिक ट्राइब्स थी, 5 कुछ और कबीले थे। तो उनको जो, तो उनका पंगा, उसमें राजा, 800-900 बीसी की बात हो रही है, 800 बीसी की। इंडिया में उस समय राजा सुदास होते थे। तो ये जो ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध मतलब कि विश्वामित्र की वशिष्ठ से लड़ाई हो गई कामधेनु को लेकर। विश्वामित्र ने रिवेंज लेने के लिए ये 10 ट्राइब को यूनाइट किया, और राजा सुदास, जिनके, जो कि वशिष्ठ जिनके पुरोहित थे, उनके ऊपर अटैक किया। तो ये जो 10 ट्राइब्स थी, इसमें एक औधेय करके, एक अर्जुनायन करके, ये 2 ट्राइब बहुत मुख्य थी। बाकी सब बाय द वे, ये औधेय, जोधा, जोधा, योद्धा, जोधा, योद्धा, औधेय, अयोध्या, ये सारे वर्ड आपको मिलते हुए टाइमोलॉजी से मिलेंगे। तो महाभारत काल 800 बीसी, दशराज युद्ध, और ये महाभारत में भी मेंशन है इन सब ट्राइब्स का, औधेय, अर्जुनायन, और इवन यूची का मेंशन है, कुशानास का, जिनको बाद में हम लोग कुशान बोलते थे। बट ये यूची किधर होते हैं? जिनजियांग प्रोविंस, मेरू पर्वत की दूसरी साइड में, जो बताया मैंने पहले, काशगर। तो ये सब काशगर वगैरह के बड़े अच्छे रिलेशन थे यूची से। यूची लोग जो है वो दुर्योधन की साइड से लड़े थे। लेकिन बाद में महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो गिफ्ट विफ्ट लेके आए थे सब। ये सब गांधार, काबुल, यूची, ये सब जो महाभारत युद्ध में, ये सारे ट्राइब्स का मेंशन है।
ठीक है, तो इसमें 1% भी डाउट अब मेरे मन में तो नहीं है, इतना सब पढ़ने और लिखने के बाद, जो आजकल के तथ्य में मौजूद हैं कि महाभारत युद्ध में घुड़सवार होते थे, घुड़सवारी पॉसिबल कैसे हुई, क्या डेवलपमेंट हुए घुड़सवारी के लिए, उस समय जो वेपन्स होते थे धनुष, वो धनुष कैसे बनाए जाते थे, धनुष में इतनी पावर कैसे आ गई थी कि वो मिसाइल की तरह यूज करते थे, और घोड़ों को के ऊपर उन्होंने कौन से कवच बना लिए थे जो कि टैंक की तरह यूज करते थे, टैंक की तरह। तो वो टैंक और मिसाइल जो उनके पास आई थी, घोड़ा और आर्चरी, वो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, वो सब की यूट्यूब में अवेलेबल है अभी, और काफी रिसर्च हो चुकी है एक एक के ऊपर कि कैसे वो धनुष बनाते थे, कैसे वो सैडल बनाते थे, और कैसे वो आर्मर्स बनाते थे, कवच बनाते थे, बहुत कुछ अवेलेबल है अभी। मतलब ये सारी माइथोलॉजी सॉल्व हो चुकी है, इट इज नो मोर अ माइथोलॉजी, इट इज वेल नोन। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जो जो माइथोलॉजी रचने में, गढ़ने में, उल्लू बनाने में, पाखंड रचने में, वो तो पाखंड अब खत्म हो चुका है। अब ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, समझने वाला नहीं, क्योंकि एक चीज जब प्रकाश में आ जाती है, और वो भी इतने डिटेल में प्रकाश में आ जाती है कि वो धनुष कैसे होते थे, वो धनुष खोज के निकाल लिए गए, उसमें वो घोड़े की पूंछ की जो वो बनाई जाती थी रस्सी, वो कितनी स्ट्रांग होती थी, वो स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग होता था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती थी, वो धनुष कितना बड़ा होता था, ये सब चीजें निकल के आ गई हैं सामने। तो महाभारत काल के जो मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है 800 बीसी की, आयरन एज की, जिसमें कि महाभारत के जो ट्राइब्स का मेंशन है, वो ट्राइब्स कौन सी थी, वो ट्राइब्स इंडिया में कैसे आई, और वो गुज्जर प्रतिहार कौन लोग थे, जाट लोग कौन हैं, और परमार कौन है, चालुक्यास कौन है, राष्ट्रकूटा कौन है, और राजपूत कौन है, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत सी फॉरेनर ट्राइब्स हैं, जिसमें यूनानी ट्राइब्स हैं, कुशानाज हैं, पार्थियंस हैं, शकाज हैं, जो कि ये सारे लोग जो है इवेंचुअली जो यहाँ के जो सतकर्णी थे, आंध्रा के, जो पालास थे बंगाल के, और इन सबको डिफीट करके ये पूरा फैल गए नॉर्थ ऑफ इंडियाज। ठीक है, उसके बाद ये लोगों ने, उस समय लड़ाई किसके बीच में होती थी, बौद्धों, तो ये यूनानी लोग जो थे, उसके मैंने बताया सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूकस के बाद डर्मिटियस वन ने पहली बार इंडियन पे आक्रमण किया था 180 बीसी। 250 में चंद्रगुप्त मौर्य का खत्म हो गया शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के खत्म होने के बाद ही शुंग डायनेस्टी आई। शुंग डायनेस्टी ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स का प्रोसिक्यूशन चालू करा, और शुंग डायनेस्टी में ही अबाउट 150 बीसी सनातन धर्म, पहली बात वैदिक धर्म कन्वर्टेड इनटू सनातन धर्म। उसके बाद जो कुषाण वगैरह जो थे, वो लोग जो मूर्तियों का पूजा वूजा करते थे गॉड वगैरह की, वो गॉड, और जो यूनानी लोग जो देवी देवता होते थे, यूनानी देवी देवता कौन होते थे, उसमें वो होते थे हरक्यूल्स मतलब हरिकुला, और ये हरक्यूल्स जो था, उसकी स्टैच्यू वगैरह जो आप ग्रीक की स्टैच्यू हरक्यूल्स की देखिएगा, और ZEUS ज्यूस की भी देखिएगा स्टैच्यू, तो ज्यूस इज इक्विवेलेंट टू इंद्रा, उसका वज्र, इंद्र वज्र और ज्यूस का वज्र। हरक्यूल्स के हाथ में चक्र, कृष्ण के हाथ में चक्र, तो आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी समझ में आ जाएंगी कि जो ये देवी देवता हमारे हैं, वो यूनानी देवी देवता बिल्कुल वैसे।
कुषाण के जो देवी देवता हैं वैसे ही देवी देवता इधर किधर, सनातन धर्म के। अब ये सनातन धर्म कौन था? वो अब यहां पर सनातन धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, यहां पर ब्राह्मणवाद पैदा हुआ शुंग डायनेस्टी में। वैदिक धर्म विच वॉज प्राइमरली प्रकृति की पूजा और वेरी एफल्जेंट वशुणया कुटुंबकम जिसे बोलते हैं, पूरा दुनिया कुटुंब, या जो मानवता के जो ईशावास्यम इदम सर्वम जगत सर्वम इदम सर्वम, और इस तरह के जो वैदिक और जो वेद और उपनिषद होते थे, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गए? अब वो देवी देवताओं की मूर्तियां और उनकी उपासना और उनके पुरोहित पंडे, इसे ब्राह्मणवाद बोलते हैं, कर्म कांड। तो ये कर्म कांड जो है शुंग डायनेस्टी में, जो सनातन धर्म बोलने लग गए ये लोग, जो ब्राह्मण धर्म था बेसिकली, जो कि बाद में आगे चल के हिंदू धर्म बन गया। तो ये सनातन धर्म का ओरिजिन कब है? शुंग डायनेस्टी 150 बीसी, बिल्कुल क्लियर। इनके देवी देवता कहां से आए? यूनानी कुषाण के देवी देवता बिल्कुल सेम है, आप देख लो उठा के, और ये सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और इसको कोई बचा नहीं सकता, मतलब कोई भी इस पे पर्दा डाल ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार चीज उजागर हो जाए, मिथ डिस्पेल हो जाए, तब उसको आप कोई बचा नहीं सकता मिथ। अब इट इज नो मोर मिथ। राम कौन थे? रैमसेस II इजिप्ट में। कुशाइट्स कौन थे? आपको मालूम है, सूडान की देख लीजिएगा, वहां पर कुशाइट्स होते थे। तो ये सब कुश, पॉन्ट, ये सारे रीजन जो इथियोपियन, ये सब वो बेसिकली इजिप्शियन का जो कल्चर था वही राम का कल्चर था। और बाद में ससैनिड एम्पायर जो आया ईरान में, ईरान का ससैनिड, उसमें राम सिंह, ये सब जितने राजा होते थे सबके आगे राम लगता था। सारे राजा राम जो है ईरान में, मतलब इजिप्ट में हुआ रैमसेस II। उसके बाद अगर आप कहीं मिलते हिस्ट्री में तो ससैनिड एम्पायर में मिलते, ईरानी। और आपको मैंने बताया जो कि दशराज युद्ध में जो ट्राइब्स थी उसमें औधे, जो कि ईरानी ट्राइब्स, औधे और जुनायन, जो कि बाद में खदेड़ के इधर घुसे गंगा दोआब में, और जो औधे थे उन्होंने अयोध्या पे कब्जा कर लिया और दत्त डायनेस्टी चालू करी, और जो अर्जुनायन थे उन्होंने मथुरा पे कब्जा कर लिया और मित्र डायनेस्टी चालू करी। बिल्कुल क्लियर है, और सारे अभिलेख से क्लियर है कि ये लोग अयोध्या में कहां से राम आए, मथुरा में कहां से कृष्ण आए, उनका ओरिजिन क्या है, ये लोग कौन से हैं, इनका ओरिजिन क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो डेमेट्रियस द वन, जिसने पहले 180 में इंडिया पे अटैक किया, ही वॉज एक्टिंग एज ए बफर। उसके बाद फिर शका, ऊपर शका थे बैक्ट्रियन रीजन में, नीचे आ गए वो, और इधर इंडो पार्थियंस। बाद में शका ने यूनानियों को भी डिफीट कर दिया, फिर यूनानी, शकाज, इंडो पार्थियन, ये सब भारत में आकर और यहां पर दूध में शक्कर की तरह मिल गए। एग्जैक्टली यही वर्ड है, एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया, जबकि ईरानी राजा दाहिर का आक्रमण सिंध पे हुआ अरब में। तो जब अरब का आक्रमण ईरान पे हुआ 700 AD, तो ईरानियों को ऑप्शन दिया गया आइदर कन्वर्ट और मर जाओ। तो बहुत से ईरानी भाग के सिंध प्रोविंस में, इंडिया में आकर गुजरात में शरण लिए। पारसियों ने कहां शरण ली? सूरत, समझ लीजिए, सूरत में आए, सिंध में आए। तो यहां के राजाओं ने क्या शर्त रखी? यहां के राजाओं ने, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे शरण दोगे तो मैं आपके कल्चर में वैसे मिल जाऊंगा जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, मिठास आ जाएगी आप में, और फिर हमारी सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होगी
कि हम लोग अदरवाइज उधर से आ रहे हैं, ये लोग कौन आ रहे हैं, अरब लोग, और इनका आप भी मुकाबला नहीं कर पाओगे अकेले, और अगर हम लोग आपस में मिल गए तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है घुसने की। वही हुआ 700 एडी से लेकर 1200 एडी, 500 सालों तक अरब इंडिया में घुस नहीं पाए। क्यों नहीं घुस पाए? क्योंकि इसी ईरानियों, इंडियन पार्थियन, शका, हुणाज, पार्थियंस, कुशानाज, ये सब जो क्षत्रिय जातियां थीं, इन्होंने आबू में एक अग्नि हवन करके और राजपूत कन्फेडरेशन बनाया था। अग्निपुत्र या सूर्यवंशी, अपने को सूर्यवंशी कह के भगवान राम से कनेक्शन करके कि हम लोग सूर्यवंशी हैं, राम जी के वंशज हैं और ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, और उन्होंने बाद में ब्राह्मण लोगों को प्रश्रय दिया, और इन लोगों ने बाद में पूरे भारत पे कब्जा करके, किन्होंने, राजपूतों ने पूरे भारत पे कब्जा करके वही राम की संस्कृति या सूर्यवंश के बढ़ाया, बौद्धों का खात्मा किया, स्त्रियों के ऊपर जो जुल्म ढाए मालूम है, समाज में जो इन्होंने जाति प्रथा, सामंती प्रथा चलाई पता है, और फिर यह परमार और चालुक्यास और चौहान और भोज, राष्ट्रकूटा सब आपस में लड़ के अलग कमजोर हो गए। और कैसे कमजोर हो गए? जब आपस में लड़ के कमजोर हो गए तो फिर अरबों का और तुर्कों का अटैक हुआ और भारत फिर से गुलाम हुआ। तो भारत जब विस्ट्रांग हुआ था वो भी इनके चलते हुआ था। 500 साल तक अरब लोग घुस नहीं पाए। बाद में जब ये लोग वीक हुए तो अरब लोग घुस गए। बाद में जब मुगल साम्राज्य स्ट्रांग रहा तो कोई घुस नहीं पाया। घुसा भी तो कुछ अंग्रेज लोग तो घुस गए थे शाहजहां के समय ही, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। फिर जब मुगल साम्राज्य वीक हो गया, और मुगल साम्राज्य कैसे वीक हो गया? अंग्रेजों के करने से वीक हुआ? नहीं, मुगल साम्राज्य वीक हुआ आपस की लड़ाई। पेशवा लोग तो सपोर्ट कर रहे थे मुगल लोगों को, लेकिन जाट लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और ये जितने थे होलकर और आपके मध्य प्रदेश वाले, क्या नाम है इनका, ये सब लोगों ने दगा कर दिया, दगाबाजी कर दी। पानीपत के युद्ध में बाजीराव पेशवा हार गए। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। उसके दोनों पुत्रों का सर काट के उसको गिफ्ट कर दिया गया। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उसके साथ साथ मराठों का अंत हो गया। उसके साथ साथ जितने यहाँ पे स्ट्रांग वो थे, ग्रुप होते थे, पठानों का अंत हुआ। पिंडारी जिन्हें बोलते थे, पिंडारी वॉर, मराठा वॉर, गोरखा वॉर, सारे जितने थे, और उधर नॉर्थ ईस्ट में जितने वॉर ट्राइबल्स के, वो सबको क्रश करके अंग्रेजों ने सब जगह अपना आधिपत्य कर लिया, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक। उसके बाद जब अंग्रेज वीक हुए, अंग्रेज कब वीक हुए? 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद। हिटलर ने इतनी बुरी तरह परास्त कर दिया कि इतना कर्जा इनके ऊपर हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद कि उनको छोड़ के जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। चर्चिल की बेवकूफ़ी या कहिए या जो भी कहिए, उसकी वजह से। फिर एटली आया 1946 में। तब तक चर्चिल का कहानी, हिटलर और चर्चिल आपस में लड़ा के कहानी खत्म हो चुकी थी। यूके का साम्राज्य पतन हो गया अंग्रेजों का। तो कैसे कोई साम्राज्य का उत्थान होता है, कैसे पतन होता है, ये बहुत अच्छी लर्निंग है। आपस में लड़ झगड़ के ही होता है, और आपस में एकता जब तक रहती है तब तक स्ट्रांग रहता है। तब तक कोई 5 उंगली अगर हैं तो मुट्ठी बनती है, तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता।
5 उंगली में एक एक करके अगर खुल गई तो कोई भी एक उंगली को आराम से मोड़ सकता है। बिल्कुल सीधी सी कहानी है, और ये आजकल बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री इज नो मोर हिस्ट्री, सॉरी, हिस्ट्री इज नो मोर माइथोलॉजी। पुराण गाथा खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी सारी माइथोलॉजी, मिथक कट गए हैं। अब जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड है, अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो रेशियल थ्योरी चलती थी अभी तक, जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट चलते थे अभी तक, जो और अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वर्ल्ड में कौन से लोग रूल कर रहे हैं। शैडो गवर्नमेंट एंड डीप स्टेट, and who are behind these people. Shadow government is run by people who can be called sociopath, जिनको दया, धर्म, गिल्ट, शर्म कुछ नहीं है, जो कोविड की तरह महामारी फैलाकर भी, लाखों करोड़ों को मारकर भी, इनके मन में जरा भी गिल्ट नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। इनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में कि जो एम्पैथी वाली जो नर्व्स होती हैं, वो ब्रेन का वो हिस्सा ही जागृत नहीं है। जागृत मतलब कि जब वो कौन सी टेक्नोलॉजी एक है, टोमोग्राफी है ना, ST कुछ है टोमोग्राफी, वो टोमोग्राफी से जब उन्होंने स्टडी किया इन लोगों के ब्रेन को, तब इन्होंने डिस्कवर किया 2 तरह के मेंटल डिसऑर्डर, 3 तरह के। साइकोपैथ बोले कि इनबॉर्न जेनेटिकली वो ऐसे क्रिमिनल कि किसी का कत्ल कर दें, किसी का वो कर दें, और उनके मन में जरा भी गिल्ट कॉन्शियस ना हो। मतलब वो लाई डिटेक्टर के ऊपर भी मशीन को फेल कर दें वो। मतलब उनके अंदर ये भी नहीं कि मैंने झूठ बोला, उनके अंदर गिल्ट कॉन्शियस नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया। इनको बोलते हैं साइकोपैथ। और ये क्या है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। उनका जो एम्पैथी वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो एक्टिव ही नहीं है। ये कुछ ऐसे, इनको बोलते हैं लिटरेरी सेंस में राक्षस। और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, जिनके अगर आप एम्पैथी को हटा दो, बस एम्पैथी मतलब शर्म, हया, डर, समाज का कुछ लिहाज, लोगों का कुछ वो, भगवान का डर, खौफ किसका होता है? भगवान का ही तो होता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें कुछ सजा मिलेगी या कुछ पनिशमेंट होगा। या जो भगवान को, जिनको भगवान कभी सोचा ही नहीं, भगवान कोई पनिशमेंट देने वाला भी इनको बनाया, या पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंस उसकी जो जरा भी चिंता ना करे, वो बस कर डाले जो करना है, मार डाले लोगों को। बाबू बजरंगी है, जो प्रेग्नेंट लेडी का जिसने की भ्रूण हत्या कर दी। भ्रूण हत्या समझते हैं? ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, नवजात शिशु को पैदा होने के पहले ही मार दिया जिसने। उसके अंदर, उसके बाद आप उसका इंटरव्यू देखो यूट्यूब के ऊपर, बाबू बजरंगी, उसके मन में जरा भी गिल्ट कॉन्शियस नहीं है। वो बता रहा है इंटरव्यूअर को, हंस हंस के बता रहा है, वो बता रहा है कि मुझे किसने करवाया, मोदी ने करवाया। बोलते हैं ए रफ एस्टिमेट 4% of the population and mostly in the politics are psychopath, राक्षस लोग, जिनको किसी का खौफ नहीं, कोई शर्म, हया, लज्जा कुछ नहीं। इनको ये भी नहीं कॉन्शियसनेस कि मैं कुछ पापी हूं, मैंने कोई पाप किया है। और फिर सोशियोपैथ,
सोशियोपैथ को थोड़ी गिल्ट कॉन्शियसनेस होगी, पर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये संसार तो ऐसे ही चलता है, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। उनको ऐसे ट्रेन कर दिया गया, उनका ब्रेन डेड नहीं है, एम्पैथी वाला हिस्सा डेड नहीं है, पर वो उन्होंने इस तरह से ट्रेन हो गया है वो, या उन्होंने किसी को इस तरह से पढ़ा दिया या टेररिस्ट बना दिया, जैसे बनाया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जिनको सोशियोपैथ। फिर होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, जो कि कुर्सी के और पदवी के, कंट्रोल के, पावर के भूखे होते हैं, है ना। तो वो दूसरों को नीचा ही करके उनके ऊपर किसी भी तरह सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो, तिलिस्म ऐसा फैसाओ, माया ऐसी फैला लो, जाल, और जिसको वो लोग नीति धर्म का नाम देते हैं। ऐसे लोग इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि वो नीति धर्म की आड़ में अपना पावर का नंगा नाच करते हैं। तो अगर आप साइकोपैथ, सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट लोगों को अपने घर से लेकर, प्रोफेशन से लेकर और पॉलिटिक्स से, समाज से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर सब जगह ढूंढो, तो 100 में 10% लोग, 10 में 1 ऐसा मिलेगा, 100 में 10 ऐसे मिलेंगे आपको। मतलब सांप बिच्छू आपके आगे पीछे है और आपको पता भी नहीं है।